हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी क्लास 4th। इससे पहले जो आपकी 3 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने आपके NCERT में जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन होता है उसे डिस्कस किया है। और इसके अलग जो आपके पॉलिटी की भी क्लासेस हो रही है, जाकर नहीं देखी तो चेक कर लेना, पूरी प्ले लिस्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर है आपका चैप्टर 4th। ये क्या है आपका, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही जब भी क्लासेस आए उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर है आपकी पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। तो यहाँ पर आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पूरी एक स्टोरी दी जाती है, जिससे आपके छोटे बच्चे जो है रिलेट कर पाए। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे पुस्तकालय जा रहे थे, तो यहाँ पर क्या करा, टीचरों ने घंटी बजाई और सभी जो है पुस्तकालय के लिए चलने लगे। मेरी ने देखा पुस्तकालय में उसकी कक्षा से काफी बड़ा है। पुस्तकालय क्या थी, बहुत बड़ी थी। वहां किताबों से भरी कई रैंक थी। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी ने एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मैरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाए। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर इन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। क्या था, ये बच्ची थी, पुस्तकालय में गई, वहां पर अलमीरा देखी, बहुत सारी चीजें देखी, उसमें बड़ी बड़ी किताबें थी। तो उसे खोलने का ट्राई करने लगी। तो वहां पर टीचर बोले कि इस यहाँ पर जो है बहुत बड़ी बड़ी किताब है, मोटी किताब है, जो कि आपके वेदों का संग्रह है। यहाँ पर अलग अलग वेद जो है रखे हुए हैं। तो फिर मेरी सोचने लगी ये वेद क्या है। तो यहीं से जो है आपका पूरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से बनेंगे, ना सिर्फ आपका CTET में। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रीट वगैरह किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपकी SST का पोर्शन आता है, या फिर आप कह सकते हो सामान्य आपकी जनरल आती है, जिसे आप जीके कह सकते हो, तो जीके में भी आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपके जीके में भी बनते हैं। तो NCERT आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर है दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। तो सबसे पहले क्या, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 है। कौन कौन से वेद है आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, इन्हें सीक्वेंस वाइज लगाओ। तो याद रखना है, सबसे पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग कितने साल पहले हुई थी, 3500 साल पहले हुई थी। याद रखना है कितने साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं लिखी हुई है। क्वेश्चन बनेगा, जिन्होंने सूक्त भी कहा जाता है। तो आपको जो है अपनी नोटबुक ले लेनी है, उस नोटबुक में ये सारी चीजें नोट करनी है, और बिल्कुल डिटेल में आपको नोट्स नहीं बनाने, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाने। सीधा लिखना है ऋग्वेद, और उसके नीचे ये सारी चीजें लिखनी है कि 1000 उसके अंदर प्रार्थना है, जिसे क्या कहा जाता है, सूत कहा जाता है। सूत का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से बोलना। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता सबसे महत्वपूर्ण है। कौन से, अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, ये 3 देवताओं के बारे में कहां पर पता लगता है, आपके ऋग्वेद। ऐसा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। तो आगे है आपका इसमें, अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, और सोम जो है एक पौधा है जिसमें एक खास पेय बनाया जाता है। याद रखना है, सोम क्या है, देवता नहीं है, लेकिन क्या एक प्रकार का पौधा है। आगे बात करते हैं आपका वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थी को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों ने रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। क्या कहलाती थी, आपकी वैदिक संस्कृत कही जाती थी। तुम जो स्कूल में संस्कृत पढ़ती हो, उसे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। क्या, जो हम स्कूल में बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं, ये वाली आपकी प्राक संस्कृत जो है थोड़ी भिन्न थी, वैदिक थी। आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर संस्कृति और अन्य भाषाएं। इंपॉर्टेंट चीज है, संस्कृत भाषा भारोपी, या फिर आप कह सकते हो भारत प्लस यूरोप, ये को मिलाकर भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फ्रांसी, या फिर आपके यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उनमें से एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में
उनमें कई भाषा एक जैसी थी। इसे भाषा परिवार क्यों कहा जाएगा? क्योंकि बहुत सी लैंग्वेज जो है एक जैसी थी। उदाहरण के लिए मातृ मतलब संस्कृत, माँ मतलब हिंदी, मदर माने अंग्रेजी। तो ये सब क्या एक ही जैसे शब्द देखने को मिलते हैं, तो इसलिए क्या कहा जाता है? भाषा परिवार इन्हें कहा जाता है। क्योंकि मातृ इसमें भी आपका एक ही साउंड कर रहा है, माँ, ऐसे ही आपका हिंदी में माँ हो गया, मदर भी आपका अंग्रेजी में हो गया। आगे बात करते हैं आपका, क्या तुमने इसमें कोई समानता नजर आती है? हम ये बच्चों से एक्टिविटी पुट कर लेंगे। तो पेडागोजिकल क्वेश्चन ऐसे ही आपके निकलेंगे। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए आपका पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। ठीक, किस भाषा की, किस परिवार की? आपके द्रविड़ भाषा परिवार की। याद रखना है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किसके अंतर्गत आती है? जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं आपकी ओस्टो एशियानोटिक परिवार से जुड़ी हुई है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे और बनते आए हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे, एनसीईआरटी से बाहर आपके क्वेश्चन आते ही नहीं है एसएसटी में, तो आपको यहीं से सारी चीजें देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं, उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुना है। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, बच्चों को एक्टिविटी दे देंगे कि जो भी तुम भाषाओं के बारे में जानते हो उनकी सूची बनाओ। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी हुई और छपी गई है। ठीक है, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या आपकी लिखी हुई है, छपी गई है। आगे है, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है, श्रावण भी किया जाता है। श्रावण मतलब सुनाया जाता है, ना कि पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है, उसका उच्चारण किया जाता है और उसका सुना जाता है, ना कि पढ़ा जा सकता है। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किलों से 200 साल पहले हुआ था। छापने का काम कब हुआ था? 200 साल पहले ही इसका हुआ था। पहले क्या होता था, इसे रचना की जाती थी इनकी। आगे है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? यहाँ पर इतिहासकार पुरातात्विकताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों को भी उपयोग में लाते हैं। तो ये सब चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई थी कि आपके इतिहासकार पुरातात्विक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो ही यहाँ पर बताया। ये क्या करते हैं, लिखित स्रोतों का भी अध्ययन करते हैं, जबकि वो क्या करेंगे, वो सिर्फ आपके भौतिक अवशेषों की जानकारी इकट्ठा करेंगे। जो भी आपके अवशेष मिले उनके माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके लिखित सोर्स भी यूज होते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या है, चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलुज। पूछा जाएगा व्यास और सतलुज किस ऋग्वेद में पाई जाती है, तो वो कौन सा आपका ऋग्वेद में हो जाएगा, किस वेद के अंतर्गत आती है? के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। किसका अंश है ये? आपके व्यास और सतलुज के बीच जो आपका संवाद हुआ था उसी का अंश जो है इसमें देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, इसमें क्या है, आपकी ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। ये क्या आपकी ऋग्वेद है, इसकी पांडुलिपि का एक पन्ना इस तरीके से जो आपके संस्कृति भाषा में लिखी जाती थी। ये आपका पूरा जो हम बच्चों को यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, चीजें बताएंगे। आगे है आपका, भूज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसकी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किए गए। इसे ही देखकर क्या करा गया, आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज तैयार की गई थी। यह पांडुलिपि पुणे या महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ है, आपके महाराष्ट्र के पुणे में जो ये चीजें सुरक्षित आपकी रखी गई है। कहाँ पर पाई गई थी ये भी पूछा जा सकता है। कश्मीर में किस पर लिखी मिली, आपकी भूज वृक्ष की छाल पर जो है ये लिखी गई थी। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे आपका विश्वामित्र और नदियां, ये आगे बात करते हैं। इसमें सबसे पहले विश्वामित्र, हे नदियों, मैं अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गांवों की तरह दो फुर्तीले घोड़े की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति में सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहिए। यहाँ पर विश्वामित्र ने नदियों का आह्वान करते हुए कहा कि जो तुम ये नदी हो तुम नीचे आओ। आप जो है यहाँ पर आगे बात करते हैं, नदियों ने क्या कहा, नदियां जल से परिपूर्ण हम देवताओं से बने रास्ते पर चलती है, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे ऐसी प्रार्थना क्यों करो? इन्होंने ये कहा कि अगर हम एक जगह से जहां से चलती है तो हम रुकती नहीं है, हमें रोका नहीं जा सकता, तो आप इस तरह की प्रार्थना क्यों कर रहे हो, आप हमें नीचे क्यों बुला रहे हो पृथ्वी पर। आगे बात करते हैं, इन्होंने कहा कि विश्वामित्र, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। आगे है, मैं रथों तथा गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरिया के ऊपर न उठाओ ताकि हमें आसानी से पार किया जा सके। इन्होंने क्या कहा कि जो ये आपके
पुराने टाइम पर क्या थे, रथों और गाड़ियों से जो आपके आसमान वगैरह में चलते थे, उसी टाइप की यहाँ पर चीजें दी गई है। क्या कहा कि मैं बड़ी दूर से आया हूँ और जो आपकी ये पानी वगैरह उससे मुझे क्या होती है, समस्या होती है, वो बीच में रास्ते में अड़ती है, तो आसानी से हम पार नहीं कर सकते। वही बात यहाँ पर है आपकी, नदियों ने कहा हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित पार जा सको, तुम उस पार जा सको। आगे बात करते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां से नदियां बहती है। वे सभी भी सुझाते हैं कि समाज में ऋषि रहते थे, वह घोड़ों गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। तो ये सब चीज आपसे पूछी जाएगी, घोड़ों का गायों का आपका यहाँ पर किस चीज में देखने को मिलता है, किस वेद में आपका जिक्र किया गया है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे, हम बच्चों से एक्टिविटी के तौर पर पूछेंगे। आगे है आपका ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य नदी खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र भी है। गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, याद रखना है, गंगा यमुना का एक बार, बाकी सब नदियों का भी जिक्र हुआ है जिसमें आपकी सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों को भी देखने को मिलेगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक लाइन जो है आपकी इस चैप्टर की इंपोर्टेंट है। आगे बात करते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। यहाँ पर ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चे, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर ले जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के पर भी लड़ी जाती थी जहां चारागाह वगैरह ये जल्दी तैयार होने के लिए फसलों को उपजाया जाता था। ये सब आपकी लड़ाई से रिलेटेड बातें बता दी। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाकर भी लड़ी जाती थी। क्या करते थे, पानी के जो भी वहां के स्रोत थे उन्हें जब्त कर लिया जाता था, वहां के राजाओं को बंदी बना लिया जाता था। आगे बात करते हैं, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा जो है पुरोहितों को दे दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, यह आहुति देव देवताओं की दी जाती थी। घी, अनाज और कभी जानवरों की भी आहुति इसमें दी जाती थी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बता दी कि युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद क्या होता था। आगे अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, कोई स्थानीय सेना भी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है सभी सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। यहाँ पर जो है सरकार चुनते थे और बहादुर और कौशल जो योद्धा होता था। आगे बात करते हैं, आपका ये जो था आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी, आपकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, ये सब आप चीजें जानते हो। आगे बात करते हैं, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया था? काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास या फिर संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। पहले क्या होते थे, आपके पुरोहित होते थे जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। तरह तरह के यज्ञ कराते थे, अनुष्ठान कराते थे। दूसरे लोग थे राजा। दो ही प्रकार के आपके मुख्य समूह देखने को मिलते थे, एक तो आपके पुरोहित, दूसरे थे आपके राजा। आगे है आपका, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। आगे क्या, आगे चैप्टर मिलेगा आपको इस चीज से रिलेटेड। तो इन्होंने कहा ये उस टाइप के राजा नहीं थे, ये न तो बड़ी राजधानियों तथा महलों में रहते थे, ना ही इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने ही शासक नहीं बन जाता था। यहाँ पर क्या था, ऐसा नहीं था कि आपके राज्य की मृत्यु होगी तो उसका बेटा ही शासक बन जाएगा। आगे बात करते हैं, जनता और पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। एक था आपका जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। जन का मतलब क्या होता है, आपकी जनता, पूरे लोग, समूह के बारे में। दूसरा था आपका विषय, जिसे आपका वैश्य शब्द निकला है। इस विषय के बारे में अध्ययन 5 में हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा, पिछले अनुभव के एक बार फिर से पढ़ो, अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो, यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। हमने पहले भी पढ़ा राजा किस प्रकार के थे, तो ये हम बच्चों को एक्टिविटी दे देंगे कि तुमने इतने सारे चैप्टर पढ़े हैं तो उसके हिसाब से जो है आप ये सब चीजें बताओ। आगे यहाँ पर बात करते हैं आपका इंपोर्टेंट, ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। किस तरीके के विष और जनों के नाम मिले हैं? इसमें हमें पुरुजन या फिर विष, भरतजन विष या फिर यदुजन विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं, जैसे कि पुरुजन मिल गए, भरतजन मिल गए, यदुजन, इस प्रकार के नाम जो है आपके देखने को मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई भी नाम जाना पहचाना लगता है, हम बच्चों से पूछ लेंगे क्या तुमने ये सब चीजें पहले कभी पढ़ी है, कभी इनमें से किसी वर्ड को जानते हो? बच्चा कहेगा हाँ, तो हम बच्चे से पूछेंगे बताओ। ये तो चीजें क्या हो गई, हम बच्चों को उनसे रिलेट कराएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चैप्टर समझा रहे हो और बच्चों को कुछ समझ में ही ना आ रहा हो, तो उन्हें बच्चों को हम अपने साथ रिलेट कराएंगे इन चीजों को समझाने के लिए। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की है, कभी कभी वे खुद को आर्य कहते थे। इसमें क्या है, अपने विरोधियों को दास या फिर दस्यु
कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, दूसरी भाषाओं में बोलते थे। बाद में के समय में दास या फिर स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, जो वहां के आपके दास दासी होते थे। अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई आपका कह सकते हैं राजा वहां पर जीत जाता था, तो उन गुलामों को भी क्या माना जाता था, जायदाद माना जाता था, कि ये जो हम जीते हैं ये उनकी जायदाद है, तो हम इनका भी यूज करेंगे। तो जो काम कराना चाहते थे वो उनसे करना पड़ता था। आगे है यहाँ पर, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वह क्या हो रहा था, तो एक तरफ क्या था जहां पर आपके ऋग्वेद की रचना हो रही थी, दूसरी तरफ एक अलग तरीके का विकास हो रहा था। वो है आपका यहाँ पर खामोश परारी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो, हम आगे यहाँ पर चित्र ये सब चीजें देखेंगे। पहले ये सब पढ़ लेते हैं हम। ये शिलाकट महापाषाण आपका महा बड़ा पाषाण पत्थर, मतलब ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, महा का मतलब बड़ा होता है, तो वही चीजें दी गई है। इसका मतलब क्या है, आपका नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने के जगह पर लोग बहुत बड़े किराने में लगाते थे। क्या करते थे, दफन करने की जगह पर लोग बड़े बड़े किरने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3 साल पहले जो है शुरू की गई। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्व और कश्मीर में प्रचलित थी। तो कुछ आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका महापाषाण है, ये जो प्रथाएं थी कब्रें बनाने की, कहां पर थी, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। आगे बात करते हैं आपका कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में देखिए। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिखाई जा रहे हैं और कुछ उसके भीतर भी। यहाँ पर है आपका, ये क्या है आपके ऊपर इस तरह के महापाषाण की ताबूत या फिर आप कह सकते हो शवाधान शिष्ट कहा जाता है। यह दिखाई देने में शिष्ट एक पोर्टर होल बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। क्या था आपका, एक तरीके का रास्ता माना जाता था। ऐसे आपका यहाँ पर दे रखा है। ये आपके अलग अलग जो यहाँ पर आपके जो महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के समान है। बाईं ओर घोड़े के लिए समान, नीचे जो है कुल्हाड़ी और एक कट्टा, एक घोड़े के लिए है। ये आपकी क्या होगी यहाँ पर कुल्हाड़ी वगैरह और आपकी कटार हो गई। आगे यहाँ पर बात करते हैं आपकी कुछ पुरातात्विक विदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिले हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है। यदि ये एक ही एकमात्र परिणाम है कि जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। आपको कहीं तो एक ही बिल्कुल मिलेगा, दूसरा क्या आपको बहुत सारे पत्थर मिलेंगे। तो ये किस चीज का प्रमाण है कि यहाँ पर जो है लोगों को दफनाया जाता था, कब्रें मिलती थी। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमें जो कार्य की सूची बनानी है उन्हें क्रमबद्ध लिखिए। तो हम यहाँ बच्चों को एक्टिविटी देंगे कि ये सब काम करने के लिए क्या क्या तरह के काम करने पड़ते थे, सूची बनाइए। बच्चों को बताएंगे इन सब चीजों के बारे में, जैसे कि गड्ढे खोदना, शिला खड़ों को ठोक ठोक कर लगाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना। तो ये सब काम क्या आते थे, गड्ढे खोदना हो गया, आपके शिलाखंडों को ठोक कर लगाना, ये जो आपके यहाँ पर इन्होंने शिफ्ट किए हुए पत्थरों को, ये सब चीजें करनी। आगे बात करते हैं, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थी। सारी कब्रें जो है उनमें कुछ आपको समानताएं देखने को मिलती थी। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था दफनाने की प्रक्रिया, उसमें हम किस प्रकार से दफनाते थे, क्या क्या चीजें उसके साथ चीजें हम रिलेट कर कर वहां पर, जैसे कि आपकी बकरी हो गई, इस तरीके के वहां पर कंकाल भी देखने को मिले थे, जिनमें काले लाल मिट्टी के बर्तन आपके ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इससे क्वेश्चन कई बार बने हैं कि जो आपके हमने ये काले और लाल पत्थर पड़े थे किस प्रकार के होते थे, प्रीवियस वीडियोज में जाना था उन्हें देख लेना, तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। इनके साथ ही मिले हैं आगे बात करते हैं, इनके साथ ही मिले थे लोहे के औजार भी, हथियार भी, घोड़ों के कंकाल भी, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले थे। आगे बात करते हैं, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था, हमने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा था, तो उसके बेस पर जो हम बच्चों को यहाँ पर एक्टिविटी दे देंगे। यहाँ है महापाषाण कब्रों में ये सब चीजें हमने देख ली, जो भी आपके औजार वगैरह मिले थे। आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाना। पुरातात्विक विद यह मानते थे कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्र से ज्यादा चीजें मिलती थी। क्या होता था, एक कब्र में आपकी ज्यादा चीजें, दूसरी कब्र में आपकी कम। तो ये चीजें हम मान सकते हैं कि ये जो चीजें थी व्यक्ति की होती थी, जिस व्यक्ति के पास जितनी चीजें वही सब दफना दी जाती थी। आगे बात करते हैं आपका
ब्रह्मगिरी को खोजो। हम आपका यहाँ पर पृष्ठ भी पढ़ेंगे, जो कि हमने मानचित्र वगैरह पढ़े थे, उसमें आपका ब्रह्मगिरी कहाँ पर है। ये आपका यहाँ एक व्यक्ति की कब्र जो है 33 सोने के मनके और एक शंख पाया गया था। क्या पाए गए? 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन। यहाँ दफनाए हुए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता थी। क्या थे? सामाजिक रूप से भिन्न थे। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, और कुछ सरदार थे तो कुछ अनुयायी। तो इस प्रकार से यहाँ लोगों में डिफरेंस देखने को मिला। कुछ कब्र गृह खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल भी मिले। वे दर्शाते थे कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्टल होल के रास्ते से कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टाने चिन्ह का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाकर दोबारा आ सकते थे। तो क्या करते थे? पूरे परिवार को जो है एक साथ दफनाने की प्रक्रिया भी यहाँ पर देखने को मिली है। आगे बात करते हैं आपका इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पहले भी बना है। तो यहाँ पर है आपका, यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह। इस चित्र में आपके 3600 और आपके 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्कों लोगों की प्राय गड्ढे से आपका सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। गड्ढे में सीधा लिटाकर दफना दिया जाता था, और उसका सिर जो उत्तर में देखने को मिलता था। कई बार जो है घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना या पानी हो दफनाए गए शव के पास में रखे जाते थे। एक व्यक्ति को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर हमारी देखने को मिली थी। बस्ती के बीच में यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और सबके पैर मुड़े हुए थे। ठीक है, ये किसके बारे में बात करें? हम आपके इनाम गांव के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता था? पूरा का पूरा जो है यहाँ पर 5 कमरों वाले मकान के मैदान में भी दफना दिया जाता था, घरों में भी दफनाया जाता था, और साथ ही साथ इसमें बताया अनाज के गोदाम, ये सब चीजें जो यहाँ पर देखने को मिलती थी। सबके पैर मुड़े हुए मिलते थे। यहाँ पर क्या तुम्हें लगता है कि यदि किसी सरदार का शव था तो उसके जवाब के कारण बताओ। तो ये सब चीजें हम बच्चों से पूछेंगे। आगे बात करते हैं, क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन। यहाँ क्या करेंगे? कंकाल के अध्ययन के बारे में जानेंगे। तो इसमें है आपका, छोटे आकारों के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्चों के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या बच्चे और बच्चों के जो अभी अलग अलग कंकाल होते हैं उनके बीच में हम डिफरेंस नहीं कर सकते? क्या हम यह भी पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या फिर स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे कि ये स्त्री का है या फिर पुरुष का। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के पास गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिलाओं का कंकाल मान लिया जाता था, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या उत्पन्न होती थी। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। ऐसा तो नहीं था कि पहले आभूषण नहीं पहनते थे, पहले आपके पुरुष भी आभूषण पहनते हुए दिखाई दिए हैं। कंकाल के लिंग को पहचानने का बेहतर तरीका है उसकी हड्डियों की जांच। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उसका कटियक्ष प्रदेश मतलब कुल्लू पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। कटि प्रदेश या फिर कुल्लू पुरुषों से ज्यादा बड़ा माना जाता है या फिर होता ही है। तो इससे हम पहचान लेते थे। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आधुनिक मतलब आपके प्रेजेंट के टाइम पर चलती है। इसी प्रकार से जो आपके कंकालों का अध्ययन किया जाता है। आज से लगभग 2000 पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्हें चिकित्सा शास्त्र का चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आगे इसमें मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान में 206 हड्डी से काफी ज्यादा है। ठीक है, इन्होंने किताब में लिखा, क्या माना गया? 360 हड्डियां थी, लेकिन यहाँ पर क्या है? 206 हड्डियां आधुनिक समय में। इसमें क्या संभव है कि चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ या फिर आपके कार्टिलेज की संख्या जोड़कर बताई है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं उन्होंने ये सब चीजें जोड़कर जो है 360 हड्डियां बताई है। क्या तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में इसमें की विस्तृत जानकारी इकट्ठा कैसे होगी? बच्चों की एक्टिविटी आगे है आपका। यहाँ पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, ये इनाम गांव जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन इससे पिछली बार बने थे, पहले भी इससे क्वेश्चन आपके बनते आए हैं। इनाम गांव में पुरातात्विक विदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज भी मिले हैं। कई जानवर की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों को काटने के निशान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, ऊंट, ये सब जो है जानवर यहाँ पर देखने को मिले थे।
भी पाई जाती है, इनकी हड्डियां भी देखने को मिली है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जैसे बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरिया एकत्रित भी की गई है। आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। क्या बना देंगे हम यहाँ पर काम धंधों की? एक तो वे पशु वगैरह ज्यादा पालते थे क्योंकि गाय बैल ये सब चीजें हो गई, इनकी हड्डियां भी देखने को मिली है। और ऐसे आपके यहाँ पर जौ चावल इन सब की भी वो खेती करते थे, इनके बीज मिले हैं। तो इसी के आधार पर हम इसके काम धंधों को बता देंगे। साथ ही बेल, आमरा, तो इनके भी पेड़ वहां पर पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं आपकी कल्पना करो। यहाँ पर हम बच्चों को एक्टिविटी दे देंगे। आगे है आपका याद करो, बच्चों के लिए हो गया। इसमें जो है आपका यहाँ पर उपयोगी शब्द, इन सब के बारे में हमने पढ़ी लिया। महापाषाण क्या था आपका, कब्र, कंकाल, लोहा, यज्ञ, ये सब चीजें हमने पढ़ी है। आगे है आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियां। तिथि आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। वेदों की रचना का प्रारंभ 3500 साल पहले माना जाता है। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले मानी जाती है। इनाम गांव के कृषकों का निवास, ठीक है, कृषक थे तभी वहां पर इतनी सारी खेती मानी जाती है। तो 3600 से लेकर आपका 2700 साल पहले हुआ। आगे आपका चरक, चरक कब आया? आपके 2000 साल पहले। इनकी बुक वगैरह भी याद रखना और किस चीज से रिलेटेड थे ये भी याद रखना है। चरक किससे थे? आपके एक चिकित्सक थे। आगे है आपका यहाँ पर चर्चा करें, आओ करके देख। ये सब बच्चों की एक्टिविटी हो गई, ये आपके काम की नहीं है। जो भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो सभी जो है मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। इंपॉर्टेंट चैप्टर था। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही सारे चैप्टर जो है डिटेल में सोल्व कराए जा रहे हैं। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है और आपको ये सब चीजें डिटेल में पढ़ लेनी है, ताकि आपको आगे कभी केवीएस वगैरह किसी भी प्रकार का आप एग्जाम दो तो उसमें सारी चीजें जो है आपको दोबारा से ना पढ़नी पड़े। सीटेट ही आप इतने अच्छे से क्लियर कर लीजिए ताकि आपको जो भी आगे किसी चीज की तैयारी करोगे उसमें आपको कम पढ़ना पड़े या फिर सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़े। क्योंकि अगर आप एक बार एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ लेते हो तो वो आपके आगे भी काम आएगी। कोई भी आपकी बुक्स या फिर आपकी कोई भी एजुकेशन आपकी वेस्ट नहीं होती, कभी ना कभी ये सब चीजें जो है आपके काम आती है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में हमने आपका ये इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर लिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव क्लासेस जो है समय पर मिलती रहे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।